नमस्कार प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। यूं तो आज दिन भर संसद में चर्चा कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री के कथित अपमान पर रही, लेकिन आज हमारी चर्चा इस पर नहीं रहेगी। हमारी चर्चा भारतीय जनता पार्टी द्वारा तय किए गए उस नाम के संदर्भ में होगी जो अब पार्टी का संभवतः नेतृत्व करेगा। जगत प्रकाश नड्डा तकरीबन आज से 6 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। लोकसभा चुनाव तक उनके कार्यकाल को कथित तौर पर बढ़ाया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जगत प्रकाश नड्डा ने बतौर केंद्रीय मंत्री तो शपथ ले ली, लेकिन अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि पार्टी के स्तर पर उनका उत्तराधिकारी तय नहीं हो पाया। लेकिन एक लंबी उहापोह और तमाम नामों के हवा में तैरने के बीच कल एक चौंकाने वाला पत्र व्हाट्सएप पर प्रकट हुआ। व्हाट्सएप पर जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री 45 वर्षीय नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लोगों के लिए शुरुआत में ये यकीन करना ही मुश्किल रहा कि क्या ये पत्र वाकई सही है या किसी की शरारत है। कुछ देर में ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद ही ट्वीट आ गया और जिसमें नितिन नवीन के अब तक के राजनीतिक जीवन को लेकर जिस भाषा में सराहा गया, तो लोगों ने माना कि नहीं, खबर सही है। नितिन नवीन जो स्वयं सरकारी कार्यक्रमों में थे, उनको भी खुद शुरुआत में यकीन नहीं था कि ये खबर सही है, पर उन्होंने खबर के तहत अपने सारे कार्यक्रम निरस्त किए, घर पहुंचे, हुजूम लग गया और उसी के साथ समीक्षा का दौर शुरू हो गया। बधाइयां दी जा रही हैं, लेकिन उसके बीच बीच लोग पूछ रहे हैं नितिन नवीन कैसे? इतने बड़े नाम जब हवा में थे, शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ने से उनके नाम को लगभग तय मान लिया गया था। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जैसे तमाम नाम चर्चाओं में थे, इसके बीच नितिन नवीन क्यों? आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारा विषय यह है भाजपा युवा से आस, नवीन पर विश्वास। यह बात तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल 45 वर्षीय नितिन नवीन पर भरोसा जता रहा है, वहीं जिस पार्टी से उसकी प्रतिद्वंदिता है, जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, उसके अध्यक्ष के तौर पर एक शख्स वह है जिसका राजनीतिक जीवन भी नितिन नवीन से कहीं ज्यादा लंबा है। तो आज हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर निखिल प्रसून है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी है, प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और साथ ही निष्पक्ष टिप्पणी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर निखिल प्रसून जी से करते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये कि वो खुद चौंके जब ये नाम उनको पता चला कि अब नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, और उसके बाद वो खुद समझ पाए कि नितिन नवीन क्यों बन पाए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगी। लेकिन माननीय नितिन नवीन जी का बनना यह भारतीय जनता पार्टी की उस संस्कृति को दिखाता है जहां सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को देवतुल्य माना जाता है और उचित समय पर यथोचित सम्मान दिया जाता है। जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक्स में भी यह उद्भेदित किया है कि नितिन नवीन जी का बनना एक तरह से उनका संगठन से जुड़ाव, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने की क्षमता और एक मंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में जिस तरह से उन्होंने लगन के साथ अपना काम किया है और पार्टी के विस्तार में भी अपना योगदान दिया है, उसी का परिणाम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप की तरफ देख रही है और एक तरह से जो जमीन से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है, जो कि संगठन से भी जुड़ा हुआ हो, सरकार में भी रहा हो और मंत्रित्व का भी उस पर भार रहा हो, और विभिन्न जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के विभिन्न पदों पर रहकर जिसने समूचे देश में पार्टी का उत्थान करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई हो, उसे भारतीय जनता पार्टी ने यथोचित सम्मान दिया है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उसे सम्मानित किया है। निखिल जी, आप जितनी भी विशेषताएं, गुण बता रहे हैं, तो थोड़ा विस्तार देते हैं कि वो संगठन का भी काम किए हैं, युवा भी हैं, मंत्री का भी तजुर्बा है,
पर जिनके साथ संगठन में काम किए थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, नाम उनका अनुराग ठाकुर है। ये तो राज्य में मंत्री के तौर पर सेवा दी। अनुराग ठाकुर जी तो केंद्र में मंत्री रह लिए। अनुराग ठाकुर टुकुर टुकुर देखते रहे, नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। थोड़ा बताओ तो सही निखिल जी, पैमाना क्या है इस पद पर चयन के संदर्भ में? आप स्वयं समझ पाए क्या कि इतनी लंबी भीड़, इतनी लंबी फेरिस्त, एक से एक जनाधार वाले नेताओं के बीच, अनुभवी नेताओं के बीच, सफल राजनेताओं के बीच नितिन नवीन ही क्यों? यह तो इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सामान्य कार्यकर्ता, जिसका कि जो कि ज्यादा प्रसिद्ध ना हो, उसे भी कभी भी उसके अपने कार्य को, अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने समर्पण को और लोगों की सेवा के प्रति जो समर्पित हो, उसे सही समय पर सम्मान दिया जा सकता है, भले ही मीडिया में उसके नाम की चर्चा ना हो। इस बात का द्योतक है भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि कार्यकर्ता अपने आप को सम्मानित महसूस करे। मुझे लगता है कि इस बात को भी रेखांकित किया गया है इस चुनाव के माध्यम से। जहां तक अनुराग जी ठाकुर का प्रश्न है, बहुत ही बड़े नेता हैं और बहुत ही अच्छे मंत्री रहे हैं। पार्टी में हर एक मंत्री, हर एक व्यक्ति की भूमिका तय होती है। शीर्ष नेतृत्व जैसा निर्णय लेगा वह शिरोधार्य होता है, उनकी भी भूमिका तय होगी, उनकी भूमिका भी तय होगी। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं। आवाज सुन पा रहे हैं अजय जी? आवाज आ रही है आपकी? तो अजय जी, मेरी आवाज तो आपको आ रही है, पर क्या आपकी आवाज इस निर्णय के बाद निकल पा रही है? एक आपकी पार्टी जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम प्रस्तावित किए तो लोग भाग खड़े हुए, नहीं नहीं मुख्यमंत्री रहना है, अध्यक्ष नहीं बनना है। और एक भारतीय जनता पार्टी जिसमें 45 वर्षीय नितिन नवीन का अगर चयन हुआ भावी योजना के तहत, तो हर तरफ से स्वागत, हर तरफ से बधाई, हर तरफ से शुभकामनाएं। दोनों पार्टियों के फर्क को लेकर कितना शर्मसार है डॉक्टर अजय उपाध्याय आप कि कांग्रेस कहां चली गई और भाजपा किस तरीके से समर्पित कार्यकर्ताओं का संगठन बन गई? देखिए, सच्चाई सबको पता है जी कि किस स्थिति में इनको बनाया गया है, कितने पार्टी के प्रति इनका अनुभव है, कितनी अनुभव के प्रति इनका जो है पूरा समर्पण पार्टी के लिए है, हम सब ने देखा है जी। नवीन जी को बनाने के पीछे के बहुत सारे हिसाब, हालांकि पाठक जी उसको अच्छे ढंग से बताएंगे आपको, पर सच तो सबके सामने है। स्पष्टता के साथ मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज के डेट में आरएसएस और भाजपा के अंदर जो आपस में जो अंतर कलह था जी, भाजपा को लगा कि एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए, भाजपा को लगा कि एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिससे ये मैसेज स्पष्ट दिया जा सके कि अमित शाह जी और मोदी जी की ही चलेगी इस पूरे सिस्टम पे। संगठन पे भी यदि किसी का एक अधिकार रहेगा तो उन्हीं दोनों का रहेगा। भाजपा संघ के इशारों को प्रयास कर रही थी कि संघ के माध्यम से भी कुछ मामला सेटल हो जाए जी। संघ चाहता था संजय जोशी को, ये सबको पता है, या शिवराज जी जैसे लोगों को कमन नाम लाना चाहता था, इसीलिए 3 साल से ये विवाद चल रहा था। अब 1-2 मायने जरूर इस पूरे परिप्रेक्ष्य के हैं। पहला मायने है कि जो परिवारवाद की जो परिभाषा गढ़ी जा रही थी भाजपा में कि जिस तरह से नितिन नवीन जी को बनाया गया है, आंतरिक लोकतंत्र की भी बात भाजपा में की जाती थी कि हम तो आंतरिक लोकतंत्र के हिमायती हैं। अब देखिए ना कितना बड़ा आंतरिक लोकतंत्र है कि हिमायती हैं। अब देखिए ना कितना बड़ा आंतरिक लोकतंत्र है, कितने लोगों ने चुनाव में भाग लिया, कौन कौन लोगों ने वोट दिया, तो ये भी स्पष्ट हो गया। तीसरा जो इसमें विशेषता है वो है अनुभवहीनता का। राष्ट्रीय स्तर पर एक से एक लीडर होंगे इनके, एक से एक लोग जो हैं, जो अनुभवी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है भाजपा में नहीं है, हैं। और उन लोगों को सुपरसीड करके यदि ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है तो ये भी दर्शाया जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में कि भाई अनुभव और जो आपकी जो है मेहनत है वर्षों की, वो गई तेल लेने। जिसको अमित शाह जी और मोदी जी चाहेंगे वही होगा संगठन का भी मुखिया और वही होगा सरकार में भी। 3 सवाल डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके लिए मेरे पास। पहले तो आपका रहता था कि भाजपा थोड़ी फैसले करती है, भाजपा पर नियंत्रण तो संघ का रहता है। नितिन नवीन जी की नियुक्ति के साथ आपका यह आरोप आज से तो खत्म हो गया ना कि भाजपा के फैसले संघ करता है। अब भाजपा अपने फैसले लेती है, इतना तो आप मानेंगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह, आपने अनुभवहीनता की बात की।
10 साल का राजनीतिक अनुभव रखने वाले राहुल गांधी का कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अनुभवहीनता का परिचायक था, या 20 साल का जनप्रतिनिधि का और 5 बार का विधायक रहने का अनुभव रखने वाले नितिन नवीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना अनुभवहीनता का परिचायक है? दूसरा ये, और तीसरा और आखिरी सवाल आपसे यह जानने का है कि नितिन नवीन का बनना परिवारवाद की निशानी है, या राहुल गांधी का पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होना, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाना, उसके बाद में प्रियंका गांधी का सीधे राष्ट्रीय महासचिव हो जाना, और अब राहुल गांधी जी का नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हो जाना, और सोनिया गांधी जी का संसदीय दल का नेता हो जाना, ये परिवारवाद की निशानी है? थोड़ा डॉक्टर अजय उपाध्याय तीनों पर रोशनी दे तो हम डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास चले। आज हमारा सुखद सहयोग है, 3 डॉक्टर हमारे साथ में मौजूद है पैनलिस्ट के तौर पर। जी अजय जी। पहला और चौथा आप भी हैं तो 4 हैं, डॉक्टरेट 4 हैं यहाँ, और आप भी बहुत ही विमर्श के राजनीतिक समझ रखने वाले ज्ञानी पुरुष हैं। एक पत्रकारिता का धर्म जो निभाना चाहिए वो आप निभाने का पूरा तरह प्रयास करते हैं। प्रश्न, तीक्ष्ण प्रश्न सबसे करने की भी आपकी एक वाणी ने, ईश्वर ने आपको, सरस्वती ने आपको वाणी दी है, इसका भी मैं बहुत ही गहराई से, दिल की गहराइयों से आपको मैं धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं। पहला प्रश्न आपने संघ और भाजपा के बारे में कहा कि भाई हमारा जो आरोप प्रत्यारोप होता था कि संघ पहले तय करता था भाजपा के एजेंडे को, अब क्या भाजपा स्वतंत्र हो गई है? मुझे लगता है अब संघ और भाजपा दोनों स्वतंत्र नहीं है, और ये निर्णय भाजपा का भी नहीं है। भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता नेता से आप पूछिएगा तो वो भी नितिन नवीन को जानता नहीं है। स्टेट लेवल डॉक्टर अजय उपाध्याय, देखो ये तो खुलेआम बेईमानी कर रहे हो, आप माफ करना। अभी आपने खुद कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चाहेंगे वो होगा, और अब आप इसी बात से स्वयं पलट गए, नहीं 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 ये भाजपा का निर्णय नहीं है, और भाजपा का मतलब आपके अनुसार अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। अभी आपने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का फैसला है, और फिर आपने कह दिया नहीं नहीं ये निर्णय भाजपा का नहीं है। तो आपका अनुसार ये फैसला किसका है? अभी मैंने यही लाइन कहा, लेकिन लाइन तो नहीं, आपने लगता है पूरा क्लियर नहीं सुना। मैंने कहा कि पहले संघ भाजपा के एजेंडे को और भाजपा के लोगों को तय करता था, अब न संघ तय कर रहा है न भाजपा तय कर पा रही है। दोनों की स्थिति गंभीर हो गई है। अब तो 2 लोग ही हैं जो देश के सरकार को भी तय कर रहे हैं और भाजपा के संगठन को भी तय कर रहे हैं। भाजपा के किसी नेता का इस निर्णय में कोई से लिया गया हो, आप बता दीजिए। कहां चुनाव हुआ, कौन उस चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया, किन लोगों से चर्चा हुई, कब चर्चा हुई, भाजपा के किसी वर्कर को, कार्यकर्ता को भी पता नहीं है। यह दर्शाता है कि भाजपा भी अब डिफंग हो गई है। भाजपा की कोई लीडरशिप नहीं है। 2 लोग सिर्फ देश को और संगठन दोनों को कब्जे में कर लिया है। पहली बात यही तानाशाही का शुरुआत मानता हूं कि अब संगठन भी उसके कब्जे में आ गया। दूसरी बात राहुल जी के लिए आपने कहा, एकदम ठीक कहा आपने। राहुल जी का अनुभव जो है इस तरह का नितिन नवीन जी जैसा शायद ना हो। भाई राहुल जी किसी राज्य में मंत्री नहीं रहे हों, राहुल जी शायद हो सकता है किसी उसमें विधायक नहीं रहे हों। 2000 से लगभग वो जो है लगभग 20-22 वर्षों तक संगठन उन्होंने इंचार्ज संभाला, लगभग 7-8 जनप्रतिनिधि के बाद यूथ कांग्रेस का उन्होंने इंचार्ज संभाला। लगभग 7-8 साल तक वो यूथ कांग्रेस 2009 में उन्होंने संभाला था। देश में यूथ कांग्रेस में डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू किया जिसमें चुनाव की प्रक्रिया और लोगों को मौका मिला। हमारे जैसे नौजवान उसी से उठकर आए हैं। और उसके बाद उनको जो है पहले वाइस चेयर उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर अध्यक्ष बनाया गया, और जब हार हुई उनके नेतृत्व में तो उन्होंने रिजाइन किया। आज तक जो है वो किसी पद पर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के लोगों ने जो चुनाव जीत कर आए, उन लोगों ने मिल करके उनको निर्णय लेकर के और इलेक्शन करके उनको जो है चुना है। तो नेता प्रतिपक्ष वो जो है 100 सांसदों के नेता प्रतिपक्ष हैं। वो ऐसे नहीं बन गए कि मुझे बना दीजिए, उसमें भी प्रक्रिया अपनाई गई। तीसरी बात आपने जो बात रखी है प्रियंका गांधी जी की और कांग्रेस संगठन की बात, हम कह तो रहे हैं कि हमारे यहां परिवारवाद की बात को लेकर ही तो भाजपा बार बार हम पर प्रश्न लगाती है कि आप परिवारवादी हैं, आप ये हैं। बेशक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना अनुभवी जो ब्लॉक से लेकर के और पार्लियामेंट के राज्यसभा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहा, उसके बाद उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में पापड़ बेलने पड़े और चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई निष्पक्ष। आप लोगों ने भी कवर किया। तीन मैंने पूरे देश में हर डेलीगेट्स ने वोटिंग की, मैं भी वोट किया और मेरे और भी साथियों ने किया, तब जाकर के वो डिक्लेयर हुए। इतने अनुभवी है, उनके अनुभव का लाभ हमें मिल रहा है। हमारे यहां और भी लोग लीडर थे
लेकिन चुनाव जो लड़ा उसमें से जो चुनाव की प्रक्रिया में हमारे वर्कर ने जो चाहा वो हुआ। भाजपा में कहां चुनाव हुआ, जो बार बार कहती है कि लोकतांत्रिक आंतरिक लोकतंत्र है भाजपा में। कौन परिवारवाद की बात करें तो किनके बेटे हैं सबको पता है। 26 साल में जब एमएलए बने थे उपचुनाव में तो ये किनके सीट पर लड़े थे। इनके पिताजी वहां से पहले एमएलए होते थे, नवीन किशोर सिन्हा जी के सुपुत्र हैं। और धीरे धीरे जो है प्रक्रिया आई और आज राष्ट्रीय। मैं इनको बधाई भी दे रहा हूं, पर जो भाजपा का इनको बधाई भी दे रहा हूं और सवाल भी कर रहा हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय अपनी पार्टी का धर्म भी निभा रहे हैं और इंसान होने के अंतर्गत जो संस्कार होने चाहिए उसका भी परिचय दे रहे हैं। पर मैं डॉक्टर राकेश पाठक के पास आता हूं और पाठक जी आपसे जानना चाहता हूं, ना तो मुझे निखिल जी ने बताया वो कितने चौंके, अजय जी तो चौंके भी तो क्यों मानेंगे कि हम चौंके, पर आप ईमानदारी से बताओ कि नितिन नवीन के नाम का पत्र जब आपने देखा तो आप भी उतने ही चौंके कि पत्र सही है या किसी की शरारत है, और जब पता चला कि सही है तो उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हिमांशु जी, सबसे पहले तो जो बात आपने कही कि आज इस पटल पर 4 लोग डॉक्टरेट वाले हैं, तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर हमसे कोई हमारी उपाधि मांगे तो हम नहीं दिखा सकते। हम में से कोई अदालत में नहीं जाएगा कि हमारी डिग्री उपाधि न निखिल जी, न अजय जी, न डॉक्टर हिमांशु जी। तो ये अद्भुत संयोग है, दर्शकों को आनंद लेना चाहिए। हमारी उपाधि जब जो मांगना चाहेगा हम दिखा दें। अद्भुत संयोग है कि मैं बीचों बीच में हूं और आप अध्यक्षीय आसंदी पर हैं। दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने बहुत गंभीरता से अपनी बात कही और दोनों अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं। पहले आपके इस प्रश्न का उत्तर देना है हिमांशु कि उस पत्र की वैधता जानने के हैं हम और आप दोनों लोग राजनीतिक विमर्श वाले लोग हैं। चौंकना स्वाभाविक था जी, लेकिन हिमांशु होता क्या है कि कोई बात लगातार, जैसे हमारे शरीर को बार बार झटके लगते रहे तो वो शॉक प्रूफ हो जाता है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सरप्राइज देने की कला है, वो जो झटका देते हैं जिसको एक तरह सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, तो अब धीरे धीरे लोग अभ्यस्त हो गए हैं कि कुछ ना कुछ चौंकाने वाला ही होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी पहले से उम्मीद न की गई। हम और आपने पिछले 2 सालों में कई बार सवाल पूछे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन क्यों नहीं कर पा रही। इसमें एक सवाल और छूटा जा रहा था, उसको भी रेखांकित कर लीजिए। एक व्यक्ति एक पद का नारा भी भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा लगता है। जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री भी बने रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहे, तदर्थ रूप में 2 साल तक अध्यक्ष रहने वाले वे पहले पार्टी अध्यक्ष हैं। तो चौंकना स्वाभाविक था, हम और आप सब चौंके, इसमें कोई ऐतराज नहीं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी की पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संगठन के स्तर पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी नहीं करते। हम मान लेते हैं उनके भी उस पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, मानना ही पड़ेगा। मैंने खुद ट्वीट किया है, मैंने थोड़ा सटायर में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने वंशवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। एक वंशवादी नेता के सुपुत्र को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर आंतरिक लोकतंत्र की बानगी पेश कर दी है। कई लाख करोड़ों मतदाताओं ने, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके मतदाताओं ने वोट डाला, 1 साल तक मतदान चला, तब नवीन जी कार्यकारी अध्यक्ष बने। तो ये 2 चीजें साथ में, एक व्यक्ति एक पद। अब सवाल यह है कि इनकी नियुक्ति से, नितिन नवीन जी की नियुक्ति से, मैं उन चीजों को दोहराऊंगा नहीं जो अजय जी ने कही है, जी बिल्कुल सही है, उन पर सवाल पूछे ही जाना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से वंशवाद के खिलाफ इतना प्रचंड आह्वान कर रहे थे कि राजनीति से वंशवाद खत्म हो जाना चाहिए, उन्हें अपनी पार्टी का एक ऐसा मंत्री और विधायक मिला जिसके पिता 7 बार विधायक रह चुके। इस पर सवाल तो हो गई। कांग्रेस से इसलिए सवाल नहीं किया जाता कि कांग्रेस के लोग तो कहते ही नहीं कि वंशवाद के विरोधी हैं, ना अभी अजय उपाध्याय जी ने कहा, न मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, और उनसे सवाल करना ही बेमानी। लेकिन अगर आप लाल किले की प्राचीर से और संसद भवन में खड़े होकर कहते हो कि वंशवाद बहुत बुरी चीज है, लेकिन उस वक्त दाएं बाएं देखना भूल जाते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में कितने लोग, कितने सुपुत्र और सुपुत्रियां
पीयूष गोयल से लेकर हमारे महाराज तक कितने वंशवादी परंपरा के लोग खुद नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में। नितिन नवीन के इस चयन में एक बहुत अच्छी बात है, जिसे बार बार हर कोई दोहरा रहा है, कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता यहां तक पहुंच सकता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस में भी इस वक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी ब्लॉक अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे, लेकिन जब कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता वहां तक पहुंचता है तो इस तरह की बात नहीं होती। कांग्रेस में जब बाकायदा चुनाव होता है, चुनाव प्राधिकरण होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शशि थरूर चुनाव लड़ते हैं, उससे पहले सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं लोग, तब आंतरिक लोकतंत्र दिखाई देता है, बाकायदा मतदान होता है। बीजेपी में इसकी जरूरत नहीं है। मैं निखिल जी बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी सचमुच में जो अजय जी कह रहे हैं, मैं खुद भी कहता हूं, मोदी शाह एसोसिएट नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। मुख्यमंत्री पर्चियों से बनते हैं। विधायक दल की बैठक में कोई रायशुमारी, कोई मतदान नहीं होता। फिर भी एक 45 साल के युवा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, और जो कि भविष्य में जनवरी में नियमित राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। ये एक बड़ी बात है। इस तरह के जोखिम वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास निर्द्वंद सत्ता इतने सालों से हो। नरेंद्र मोदी ये जोखिम उठा सकते हैं। उन्हें इस बात के लिए सैल्यूट किया जाना चाहिए कि वे बड़े बड़े जोखिम उठाते हैं। पर्चियों से ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री पर्चियों से ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, राकेश पाठक जी का कहना है। नितिन नवीन को बनाया, बात बड़ी है, लेकिन ये लोकतांत्रिक नहीं है। ये कुल मिलाकर हमको डॉक्टर राकेश पाठक समझा रहे हैं। डॉक्टर निखिल जी को इसमें कुछ ऐतराज है, इस पर है या किसी और बात पर? पहले निखिल जी से उनका ऐतराज सुनते हैं और फिर अपना सवाल पूछते हैं। जी निखिल जी, आपका ऐतराज। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्रियों के चयन का प्रश्न है, आपने देखा कि जितने मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है, सब लोग काफी जमीन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता ही थे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कि कोई भी सामान्य व्यक्ति या कल्पना कर सकता है कि उच्च शीर्षस्थ पद पर जा सकता है। आप मोहन चरण मांझी उड़ीसा में हो, या मोहन यादव मध्य प्रदेश में हो, या भजन लाल शर्मा जी राजस्थान में हो, व यहाँ विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ में, और बाकी लोगों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्यादातर मुख्यमंत्री वैसे हैं जो कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। कोई भी ऐसी पार्टी जो कि विभिन्न पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टीज है, जो अरे एक बात बताओ निखिल जी, क्या बात कर रहे हो? अब आपको सत्ता मिली अभी ये पिछले 1-1.5 दशक से, उससे पहले तो फाका कशी में जिंदगी कटी, तो आपके पास में इतनी लंबी फेरिस्त निकलेगी कहां? लेकिन अगर वसुंधरा राजे हैं तो वो भी तो एक पृष्ठभूमि के साथ में ही थी ना। तो आपके पास उदाहरण है। अभी तो अपन थोड़ा नितिन नवीन पर रह लेते ना, आपके पास बोलने के लिए होगा। अपने नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में काहे को मुख्यमंत्री में उलझ रहे हो? थोड़ा समझाओ तो सही आप। हमें जानना यह है कि नितिन नवीन में वो कौन से गुण देखे पार्टी ने, जिसके चलते तमाम दिग्गजों के बीच ये शख्स हमें दिल्ली पहुंचता हुआ दिखा। उन उपलब्धियों पर थोड़ी रोशनी दीजिए ना हमारे दर्शकों के लिए कि देखो, नितिन नवीन की पहचान केवल नवीन सिन्हा का बेटा होना नहीं है। 2006 में पटना पश्चिम से विधायक चुने जाने के बाद से लेकर 2025 की समाप्ति तक इस शख्स ने अपने आप को कैसे साबित किया, जिसके चलते इस जगह पर यह शख्स हमें पहुंचा हुआ दिख रहा है। थोड़ा निखिल जी मदद कीजिए ना हमारी। नहीं, देखिए, 2006 में पहली बार ये 26 वर्ष की उम्र में विधायक बने, कम से कम 50,000 से ज्यादा मतों से विजयी हुए, और उसके बाद से लेकर के लगातार 5 बार वो विधायक रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी के रूप में और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस संगठन को काफी मजबूती देने का काम किया है। उन्होंने जो एक तरह से कई यात्राएं जो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ऑर्गेनाइज की थी, उसका उन्होंने बहुत ही रचनात्मक ढंग से उन सबका समन्वय करके अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय दिया है। दूसरी बात कि वो सिक्किम के भी प्रभारी रह चुके हैं, और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री को प्राप्त किया है, इस बार तो उसमें भी उनकी भूमिका रही है, और फिर लोकसभा में भी वो प्रभारी तो थे छत्तीसगढ़ के। तो इस तरह से संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत और दक्ष करने का अपना दायित्व निभाया है, पहली बात। दूसरी बात, एक विधायक के रूप में उन्होंने अप्रतिम काम किया है। तीसरी बात, एक मंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो मंत्री थे, पथ निर्माण विभाग व अन्य मंत्रालय, उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसकी की पहचान आप वहां जाकर के देख सकते हैं बिहार में जितने मंत्रालयों को उन्होंने देखा है। चौथी बात यह है कि उनका बड़ा ही विनम्र स्वभाव है,
और वो कार्यकर्ता एक सामान्य कार्यकर्ता से बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है। पांचवी बात, वो बहुत यंग है, डायनेमिक है। भारतीय जनता पार्टी आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद की जो लीडरशिप का जो एक जनरेशनल शिफ्ट है, हो सकता है कि उसकी भी तरफ देखती जा रही, क्योंकि मोदी जी का विजन ये है कि 2047 तक देश को विकसित बनाना। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो अभी से वैसे लोगों के कंधों पर देना होगा जो कि आगे चलकर उसे उत्तरोत्तर भारत को विकास की जो यात्रा पर ले जा सके। तो निखिल जी हमें बता रहे हैं कि अतीत की उपलब्धियां और भविष्य की संभावनाएं नितिन नवीन को इस पद तक पहुंचा दी। लेकिन मेरा डॉक्टर अजय उपाध्याय आपसे सवाल थोड़ा दीगर है। आपके यहाँ के नेता बताते हमने काम बहुत किया लेकिन पार्टी ने अवसर नहीं दिया। जो मीडिया में सबसे बड़ा चेहरा है, नाम है पवन खेड़ा, राज्यसभा के संदर्भ में टिकटें बढ़ी तो उनका ट्वीट आया, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई। आप अपनी तपस्या में कमी खोजते रह रहे हैं और हमको निखिल जी बता रहे हैं नितिन जी ने संघर्ष किया, नितिन जी ने संगठनिक भूमिका निभाई, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार की विदा कराई और हमने ली दिल्ली में कुर्सी आप पाई। अपने योगदान को लेकर कितने अभिभूत हो डॉक्टर अजय उपाध्याय आप आज, कि छत्तीसगढ़ में अगर आप ना हारे होते तो नितिन नवीन के स्वागत के लिए दिल्ली में इतने सारे बंधनवार दिखाई नहीं दिए होते। जी अजय जी। तो फिर तो मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले बेचारे के साथ अन्याय कर दिया भाजपा वालों ने, वहां भी तो कोई ना कोई प्रभारी रहा होगा। जी मैं कह रहा हूं कि फिर तो मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले, हरियाणा और महाराष्ट्र वाले के साथ दोहरापन कर दिया भाजपा वालों ने, वहां भी तो कोई ना कोई प्रभारी रहा होगा। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, सच्चाई तो ये भी है। दूसरी बात है कि संगठन की बात है, मुझे उनका आंतरिक मामला है इसलिए बहुत ज्यादा मैं कटाक्ष करूं तो अच्छा नहीं है, पर सच्चाई तो यही है कि नितिन नवीन कोई जन नेता नहीं है। एक उनकी जो योग्यता है ये है। दूसरी योग्यता उनकी है कि वो जो है कार्यकर्ताओं के, अपने कार्यकर्ताओं के बीच के भी नेता नहीं है। यदि वहां तक भी नेता होते तो बहुत सारे भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं के नेता हैं भाजपा के अंदर, तो वो भी उनमें वो खूबी नहीं है। तो ये दो उनकी पहली योग्यता है जिसके कारण मैं थोड़ा अमित शाह और मोदी जी को ज्यादा पसंद। ये नितिन नवीन 2006 में पहली बार विधायक चुने गए। 2015 में जब भाजपा गठबंधन के खिलाफ हवा बह रही थी तब भी वो अपनी सीट कायम रखने में कामयाब रहे और पांचवी बार भी अपना चुनाव नितिन नवीन अभी 51,000 वोटों से जीते परंपरागत चुनावी क्षेत्र में। तो अभी आप जन नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी अपनी पैतृक सीट, परंपरागत नहीं, पैतृक सीट ना बचा सके, अमेठी जिसका नाम है, तो वो महाजन नेता है। और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 बार लगातार अपनी सीट पर काबिज रहने के बाद भी जन नेता कहलाने के लायक नहीं है। थोड़ा डॉक्टर अजय उपाध्याय रोशनी दीजिए ना हमें इस विरोधाभास के संदर्भ में, समझें तो सही, कुछ ज्ञान मिले हमें आपसे। देखिए इस मामले में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी पर प्रश्न नहीं लगाऊंगा। कई बार वो भी हारे चुनाव, लेकिन वो जन नेता थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं के भी नेता थे और देश के दिलों में भी एक वर्ग के वो नेता थे। उनको लोग जानता था, पूरे देश में जानता था। उसी तरह राहुल गांधी जी हार जीत हुई जरूर, लेकिन वो नेता है अपने हिसाब से पूरा देश में कांग्रेस वर्कर के बीच में। नितिन नवीन जी की बात किया है, जिस सीट को 7 बार इनके पिताजी वहीं से एमएलए थे और जब ये जन्म नहीं लिए होंगे तो इनके पिताजी एमएलए हुआ करते थे। परिवारवाद की यह हालत है कि एमएलए के बाद ही वो जन्म भी लिए होंगे। दूसरी बात, मैं इन पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाना आज ठीक नहीं है, लेकिन निखिल जी जो भाजपा के डॉक्टर साहब हैं यहाँ प्रवक्ता भी, उनको भी पटना पश्चिम में लड़वा दीजिएगा। छोड़िए उनको, आप चलिए लड़ने हैं, आप पटना पश्चिमी से भाजपा का टिकट ले लीजिए या राकेश ठाकुर साहब जो हमारे पाठक साहब हैं उनको दिलवा दीजिए यदि लड़ना चाहे तो। वो सीट भाजपा की ट्रेडिशनल सीट है, उस पर कोई भी लड़ता है, वहां कोई भी कार्यकर्ता को। जी अपनी नाकामी को लेकर इतनी उपलब्धि पे कैसे हो? देश को आजादी आपकी पार्टी ने दिलाई, बिहार में लंबे समय तक हुकूमत आपने की और उस पटना की राजधानी की सीट को भाजपा की परंपरागत सीट बताकर आप मुस्कुरा रहे हो। अपनी इस दुर्गति पर इतनी आप अपने आप को महिमा मंडित कैसे कर ले रहे हो डॉक्टर उपाध्याय? थोड़ा हमें तो पहले ये समझाओ। गए नितिन नवीन किसी कोने में और गए किसी कोने में राहुल गांधी, पहले ये तो बताओ कि पटना को सीधे भाजपा के हवाले आप इस कदर कैसे कर दिए? नहीं, पटना
मैंने बार बार कहा कि कुछ सीट हर पार्टियों की ट्रेडिशनल सीट होती है। यदि 35 और 25 साल से यदि वो कोई वहां पे भाजपा का है लोग, तो इसको मुझे स्वीकारने में और स्पष्टवादिता के साथ स्वीकारने में कोई गलती नहीं है कि एक सीट पटना की पश्चिमी ऐसी है कि वहां पे भाजपा कोई भी अपने कार्यकर्ता को खड़ा करती है तो वो जीत जाता है। तो वो जीत जाता है डॉक्टर जो बताया। लेकिन मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास आना चाहता हूं। और राकेश पाठक जी, आपसे सिर्फ एक सवाल, बार बार सवाल किया जा रहा है कि वो नियुक्ति की प्रक्रिया कहां हुई, चयन कब हुआ, पर नितिन नवीन के हिस्से में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं आया है, कार्यकारी अध्यक्ष का पद आया है। क्या कहते हैं, कार्यकारी ही स्थायी हो जाए, जरूरी तो नहीं? क्या आप नहीं मानते ये परिवीक्षा अवधि है? अगर चयन में चौंकाया है तो कुल मिलाकर अभी तलवार की धार पर चलने का समय नितिन नवीन के पास आया है। नहीं हिमांशु जी, बहुत ज्यादा समय नहीं है जी। जो पार्टी का अपना निर्धारित कार्यक्रम है उसके मुताबिक संभवतः जनवरी में ये प्रक्रिया पूरी हो जाए। जी निखिल जी ज्यादा बताएंगे। राज्यों की जो राज्य इकाइयां हैं, प्रदेश अध्यक्ष लगभग सब में मनोनीत हो चुके हैं, वहां भी कहीं चुनाव नहीं हुआ, इसलिए ये बहस बेमानी है। देखिए, वंशवाद, परिवारवाद और आंतरिक लोकतंत्र, इन पर बीजेपी या नरेंद्र मोदी से कभी सवाल नहीं किया जाना चाहिए। सवाल का अवसर भी नहीं आएगा। कभी नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐसा साहस जुटा पाए तो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जरूर उनसे पूछेंगे कि आप लाल किले की प्राचीर से वंशवाद के खिलाफ बोलते हैं, आपके मंत्रिमंडल में 15 मंत्री हैं जो बेटे और बेटियां हैं। लेकिन जहां तक नितिन नवीन जी का प्रश्न है, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कोई विशेष कारण नहीं कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नियमित राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो। ये एक प्रारंभिक प्रक्रिया पार्टी ने अपनाई है। ऐसा पहले भी हुआ है कि जो लोग कार्यकारी अध्यक्ष बने वे नियमित अध्यक्ष बने। लेकिन ये जो 2 साल का अंतराल आया है, हिमांशु जी, मैं फिर रेखांकित करना चाह रहा हूं, इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिए कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 साल तक नहीं चुन सके। डॉक्टर अजय ने संघ के साथ उनके रिश्तों की बात की। मैं खुद पिछले 2 साल से लगातार बोल और लिख रहा हूं। संघ के साथ नरेंद्र मोदी के, संघ के सुप्रीमो के साथ नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं वे अच्छे नहीं रहे इन 2 सालों में। बहुत लंबी फहरिस्त है, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। वही एकमात्र कारण है जिसके चलते नरेंद्र मोदी अभी तक अपनी मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुनवा सकते। तो डॉक्टर राकेश पाठक की बातचीत का निचोड़ निकालें तो ये सवाल है कि फिर जाके नितिन नवीन पसंद किसकी है, संघ की या नरेंद्र मोदी अमित शाह की, या नितिन नवीन ही वो नायाब मोती है जिस पर संघ भी सहमत हुआ और अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी। अगर नितिन नवीन ने दोनों ही पक्षों की सहमति हासिल कर ली तो ये अपने आप में असाधारण उपलब्धि है, उससे भी कहीं अधिक जिसके तहत वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। 2 विपरीत ध्रुव अगर एक व्यक्ति के संदर्भ में एक राय हो गए तो ये डॉक्टर अजय उपाध्याय के लिए शोध का विषय होना चाहिए कि नितिन नवीन की शख्सियत में ऐसा क्या खास था कि किसी भी नाम पर एक राय ना हो रहे, संघ और मोदी शाह इस नाम पर एक राय हो रहे। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं नितिन नवीन को, और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सादा पड़ा।